before we start, subscribe to our channel for latest lectures and videos. Also, press the bell icon so you do not miss any of our updates. Hello students, welcome to the channel of Cerebral Academy. आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं. इस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन. आई एम वेरी मच श्योर दैट बाय नाउ यू नो कि कुछ रफ आइडिया मिल गया होगा कि लॉज ऑफ मोशन में क्या है. आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं. आपको ये भी पता है कि 3 लॉज ऑफ मोशन है. फर्स्ट 2 स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सबको याद होगा. सो न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो वंस अगेन यू कैन रिपीट विद मी. इट्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बचपन से रटा हुआ ये वाला हमें आता है. हम आज कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे विद रिगार्ड्स टू लॉज ऑफ मोशन. वन सच फंडामेंटल इज फोर्स, बट आई थिंक वी आर मूविंग अ लिटिल बिट टू अहेड. उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड सम फ्यू प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स. सबसे पहला कंसेप्ट है यहाँ पे मोशन या यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन जहां पे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक व्हीकल है, एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और इसकी स्पीड कभी नहीं चेंज होती है. सो दिस पर्टिकुलर कार इज सेड टू बी हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन. अ मोर practical example which exists in nature is the speed of revolution of the earth. तो जो earth sun के around revolution करता है या अपने खुद के axis के about rotation करता है, this speed is constant. तो उस particular motion को हम uniform motion बोलते हैं. The next kind of motion is non-uniform motion. Non-uniform motion का मतलब क्या होता है? अगर उसकी speed continuously vary हो रही है तो उसमें acceleration कांस्टेंट नहीं होता है. या तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है या तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है. प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपकी व्हीकल्स. सो इन योर व्हेन यू आर मूविंग इन योर कार, तो यू कैन नॉट कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. यू कैन नॉट कीप मूविंग विद द सेम स्पीड बिकॉज ट्रैफिक आएगा तो आपको स्पीड को रिड्यूस करना होगा. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमको एक्सेलरेशन चेंज करना पड़ता है. तो ये एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या? सो यू बाय डेफिनेशन ऑब्वियसली यू नो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये जो वेलोसिटी है, दिस कुड बी ईदर यू वुड बी मेकिंग अ पॉजिटिव वेलोसिटी और एल्स यू कुड बी मूविंग अ नेगेटिव वेलोसिटी. नाउ दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑफ अ कार. आपको कार को आगे लेना है तो आप उसको एक्सेलरेट करते हो, फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में डालते हो और कार को यू विल कीप ऑन मूविंग अहेड. तो उस तरीके को एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे. आपको कभी कभी कार को रिवर्स लेना होता है तो उसमें हमको एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में देना होता है या फिर हमको डिसेलरेशन देना होता है. दैट पर्टिकुलर थिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन. And acceleration is a vector quantity because it depends on direction. अभी हमने देखा. इस acceleration को अगर मैं लेता हूं और उसको mass से multiply कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा force. So force is mass into acceleration or F is equal to ma. Again, this you have studied in your lower standards. Let us see some fundamentals with force. Formula तो पता चल गया. Units क्या होगी? मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यूनिट्स वुड बी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और एल्स क्योंकि न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया तो हम फोर्स की यूनिट को 1 न्यूटन या न्यूटन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डायमेंशन, मास की डायमेंशन m1 l0 t0 और एक्सेलरेशन की डायमेंशन m0 l1 t पावर -2. सो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगी डायमेंशंस ऑफ फोर्स. Again, mass is a scalar quantity. Acceleration is a vector quantity. Scalars and vectors में आपने पढ़ा होगा. Any scalar multiplied by any vector will always result in a vector quantity. तो यहाँ पे mass scalar हो गया, acceleration vector हो गया. Scalar multiplied by vector will give you a vector. Hence, force is also a vector quantity. तो आप किस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
ये है SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और ऐसे ही CGS यूनिट होती है डाइन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। Before we move ahead, let us look into this important law given by Newton, which is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation क्या बोलता है? अगर मेरे पास दो masses है, so यहाँ पे मैंने दो spheres लिए या दो masses लिए, एक को mass m1 दिया, एक को mass m2 दिया, and they are separated by a distance r. So my force would be directly proportional to m1 m2 divided by r square. I remove this proportionality sign. So मेरा लॉ क्या बोलता है? Force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And if I remove this proportionality sign, I bring a universal constant of gravitation, which is G, और उसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11. यूनिट्स क्या होगा? फोर्स न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर. ओके, नाउ हमें ये समझने में थोड़ा दिक्कत होती है कि सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब भी दो मासेस होंगे तो उनमें हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनमें हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो मैं और मेरा फ्रेंड जो एक 1 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो हम दोनों के बीच में वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है? द फोर्स इज ऑलवेज देयर between you and your friend, but this force is very, very, very less. Let us see practically. We'll assume your mass and your friend's mass both to be 50 kgs each. तो ये हो जाएगा, and the distance between you two is 1 meter. तो ये हो जाएगा 1 square. So anyways it's going to be unity. So मेरा force हो जाएगा G times, जो कि एक 10⁻⁻11 है, into 50 into 50, which is 2500 into this particular quantity. So आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो वीक है, बहुत वीक है. ओके, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड और व्हाट वी कैन से इज मास इज द रूट कॉज ऑफ ग्रेविटी. तो ये मास होने की वजह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा. Okay, there are some forces which we experience in our nature. So these are forces around us. So एक है gravitational force, एक है electromagnetic force और एक है nuclear force. Gravitational force तो already हमने देख लिया है. चलो gravitational force के ऊपर भी मैं आपको एक interesting question पूछता हूँ. Okay, जैसे कि for example हम जब plane में जा रहे हैं, है ना, और plane में कुछ technical fault की वजह से they have deployed this parachute and the pilot is actually falling down. So he is falling down because of the gravitational force of the earth. Okay, but do you know, the people who are more interested in space might be knowing this, कि जो एक international space station है जहाँ पे we have certain satellites that are installed over there, and we have some other works also which we carry over there. We have this telescopes and we see the other stars, and we have a look onto our nearby planets from there. So you might be knowing about this International Space Station. So what exactly do you see when you see these videos? You see these astronauts are floating in free air, but do you know उन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जो अब हम पे एक्ट कर रही है. बट देन यू विल बी सेइंग कि सर अभी तो आपने बोला कि वो अर्थ की तरफ आ जाना चाहिए, बट अब तो वो अर्थ की तरफ नहीं आ रहे, वो तो फ्लोट हो रहे हैं. इसका आंसर यू जस्ट थिंक ओवर इट एंड यू कैन एक्चुअली राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. इफ वी लाइक योर आंसर, नो मैटर कितने भी आंसर्स आए, if we like your answer, we are definitely going to give you a surprise gift, and obviously you're going to enjoy that particular gift. So answer this particular question in the comment box. We would definitely post this answer after a period of time, so you can actually, जिनको नहीं पता है उनको ये solution भी पता चल जाएगा. Okay, so what we have understood is mass is the root cause of gravity. अब हम कुछ forces देखते हैं, nature forces, जो हमारे एट्राफ है या फिर हमारे अराउंड है. सो द काइंड ऑफ फोर्सेस, द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस व्हिच वी सी अराउंड अस आर क्लासिफाइड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी हमने पढ़ लिया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? अगर मैं दो चार्जेस लूं, द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस और द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट
will be classified under electromagnetic force, and the forces within the constituents of nucleus or an atom would be classified as nuclear force. अब आपको लगेगा कि gravitational force का हम पिक्चर देखते हैं. So if you see this gravitational force, so the gravitational force is able to pull the buildings towards itself. It is able to pull a aircraft which is flying 11 kilometers, 16 kilometers away from the earth. तो आप लोगों को लग रहा होगा कि gravitational force तो सबसे strong force है. But let me bust a myth over here. The strongest amongst all these force is the nuclear force, because it is very, very, very difficult to break the constituents of nucleus. प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है. इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बट ये फोर्स इतना स्ट्रांग होने के बाद भी हम इसे फील नहीं कर पाते हैं. हमें न्यूक्लियर फोर्स का कुछ इफेक्ट नहीं आता है. दैट मीन्स फॉर द फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट बट द रेंज is very short. So nuclear force is the strongest force, but on the same side it's a short range force. Gravitational force is weakest force, but it is the long range force. ये आपके अर्थ के बाहर भी आप जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, उन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती रहती है. Okay, since we are onto this particular topic, I will quickly pose a question on to you. इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा right now. तो जिसने अगर जब इसका आंसर एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में डाल दिया, हम उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे, and you will enjoy the surprise gift. So let me pose this question. एक प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल, वो प्लेन अर्थ के सरफेस के ऊपर से जा रहा है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी. Now the people who are interested in space dynamics, they might be knowing we have an international space station, जहाँ पे we have various telescopes assembled over there. अब आपने ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट होते हैं. Now again let me bust another myth over here. जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट कर रहा है ना अब, इतना ही फोर्स उस एस्ट्रोनॉट पे भी एक्ट करता है. बट अभी आप बोलोगे सर, अभी तो आपने बोला कि एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहा है, बट द फोर्स दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन यू राइट नाउ इज द सेम as experienced by that particular person in the space. Obviously I'm not going to answer it right now. Think over it, you can Google it, and you can post the answer. If we like your answer, we are definitely going to give you a gift that you're going to enjoy. I hope you have understood this. We are going to proceed with this with the force resolution now. Hey students, तो इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा फोर्स के बारे में. उसी को आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स. आप सबको वेकेशन पे जाना, पिकनिक पे जाना अच्छा लगता है. पिकनिक से रिमाइंड होता है कि आपके पास लगेजेस होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे क्लोथ्स एंड आपके अदर चीजें भरनी होती है, और उसको इस तरीके की एक ट्रॉली बैग से आप लिफ्ट करके या फिर पुल करके ड्रैग करके लेके जाते हो. So now you have these kind of trolley bags ना, वो उसको उठाना वगैरह it's quite power consuming. तो आप क्या करते हो? You to reduce your stress, what you do is like you use such kind of luggage bags. अब ये luggage bags में आप जब force लगाते हो, ये आप एक angle पे लगाते हो with respect to the earth. So over here what happens? The force that you are applying, it's not the actual force. It can be further divided into horizontal and vertical components. Force can be represented as the vector sum of horizontal component and its vertical component. So F, its magnitude can be written as root of Fh square plus Fv square. So here's this problem. So आपके पास एक force है, इसके हमने दो components ले लिए. एक आ गया horizontal component, एक आ गया vertical component. मैंने यही force को parallel force यहाँ पे बना दिया Fv. So over here, by using your simple trigonometry which you have learned in your 10th standard, sin theta, तो हम sin theta कैसे निकालेंगे?
opposite by hypotenuse, तो opposite क्या रहेगा? FV in this force triangle, and what will be the hypotenuse? F. So I will have sin theta is equal to FV by F. तो इससे मेरा vertical component आ जाएगा F sin theta. Similarly, I can find cos theta. Cos theta होगा adjacent by hypotenuse, so it is going to be FH by F, which is going to give me horizontal component is equal to F cos theta. Now there is a caution over here. आपको लगेगा कि हमेशा horizontal component F cos theta रहेगा, हमेशा vertical component F sin theta होगा. Let me break this myth over here. जिस कंपोनेंट के साथ आपका फोर्स एंगल बना रहा है वही कंपोनेंट cos थीटा होगा, जिसके साथ वो एंगल नहीं बना रहा है वो कंपोनेंट sin थीटा होगा. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. अ टेस्ट ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब. और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो एक टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब को आपने क्या किया है, एक वर्टिकल एंगल थीटा के साथ इंक्लाइन किया है और आपको बेस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालना है. सो बेसिकली यू हैव दिस पर्टिकुलर फोर्स ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब दैट इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा. तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी एंगल मुझे थीटा मिल जाएगा. अब जिसके साथ एंगल बना रहा है दैट कंपोनेंट वुड बी cos थीटा कंपोनेंट, एंड जिसके साथ वो एंगल नहीं बना रहा है वो कंपोनेंट हो जाएगा sin थीटा. हमें फाइंड आउट करना है टुवर्ड्स द बेस. बेस में कितना फोर्स है, तो फोर्स इज F cos थीटा. द सेम प्रॉब्लम कैन बी एक्सटेंडेड विद प्रेशर. सो बेसिकली इसके अंदर अब फिलहाल हमने फोर्स लिया है, यू कैन इवन टेक प्रेशर. सो प्रेशर में द ओनली वेरिएशन वुड बी प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एच. तो सेम प्रॉब्लम में द प्रेशर वुड बी रो जी एच cos थीटा. There's an entrance level question which has been asked, which is also on similar lines. So what the question says, a body of weight 2 kg is suspended as shown in the figure. Tension T1 is. तो पहले इस फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, यहां पे भी एक रिजिड सपोर्ट है. यहां पे मेरा टेंशन T1 है जो मुझे क्वेश्चन में निकालने बोला गया है, और एक यहां पे एक फोर्स रहेगी विच वी डोंट नो, सो दैट इज ऑल्सो दैट वी हैव अज्यूम्ड इट एज F, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, और समवेयर ओवर हियर वी हैव दिस 2 kg वेट विच इज हैंगिंग. सो विल ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द सेम. तो यहां पे मेरा पॉइंट है जहां पे मैं सारे के सारे फोर्सेस को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं. सो आई हैव दिस 2 kg वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन T1 विच इज हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और ये F है. अब इस F के मुझे कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे. ये एंगल 30 डिग्री है बाय Z एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. जिसके साथ फोर्स कंपोनेंट एंगल बना रहा है वो कंपोनेंट cos, जिसके साथ कंपोनेंट नहीं बना रहा है वो कंपोनेंट sin. यहां पे F इस हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट बना रहा है, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज F cos थीटा, and this component is F sin theta. Over here angle is 30 degrees, so this component is F cos 30 and this component is F sin 30. Again what we have to do, we know summation of all vertical forces should be 0 and summation of all horizontal forces should be 0. तो पहले हम vertical forces लेंगे. यहाँ पे कौन कौन से vertical force है, F sin 30 एक vertical force है जो कि vertically upwards है, और 2 kg weight है जो vertically downwards है. हमेशा अपना जो weight रहेगा that is always going to act vertically downwards. So I balance these two forces. So F sin 30 which is upwards and 2 which is downwards. So F sin 30 is equal to 2. Sin 30 का वैल्यू होता है half. So 2 goes on the other side. तो मेरा F हो जाएगा 4 kg weight. अब हम क्या करेंगे? We'll take the summation of horizontal forces to be equal to 0. So what do we have in the horizontal forces? So we have F cos 30 is equal to T1. अभी हमको ये टेंशन निकालना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है. cos 30 की वैल्यू √3/2, F की वैल्यू राइट नाउ वी हैव फाउंड आउट एज 4. सब्स्टिट्यूट ओवर हियर तो आपको टेंशन मिल जाएगा 2√3 kg weight. दैट इज योर आंसर. आई होप यू हैव enjoyed the content of this particular video. If you have any doubts, you can definitely leave it in the comment box. Thank you.